Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो तीसरे चरण की 93 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और ये तीसरा चरण एनडीए और इंडिया दोनों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति वाला है। कुल मिलाकर तीसरा चरण ये तय करेगा कि आगे के चरणों में कौन आगे रहने वाला है या किसके आगे रहने की संभावना ज्यादा है, किसके पिछड़ जाने की आशंका ज्यादा है। पिछले हिसाब से देखा जाए 2019 के हिसाब से तो बीजेपी के लिए ये चुनौती भी है और राहत भी है। राहत इसलिए है कि 93 सीटों में से पिछली बार एनडीए ने यानी बीजेपी प्लस ने 75 सीटें जीती थी। इंडिया प्लस के हाथ में सिर्फ 11 सीटें आई थी। 2 निर्दलीय जीते थे, बदरुद्दीन अजमल असम से जीते थे और 4 सीटें अविभाजित शिवसेना के खाते में गई थी। लेकिन चुनौती बीजेपी की ये है कि इन 75 सीटों को उनको बरकरार रखना है, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत वृद्धि करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि पहले 2 चरण में बताया जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ी इस रूप में क्योंकि पहले 2 चरण में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की कुल मिलाकर 60 सीटें आती थी, जिसमें बीजेपी न 3 में न 13 में थी। और इसके अलावा भी राजस्थान में वो सीटें लूज करती हुई बताई जा रही है। कुछ अन्य राज्यों में भी पिछले प्रदर्शन को वो दोहरा नहीं पा रही है जिन सीटों पर पहले 2 फेज में चुनाव हुआ है। अब किन चीजों पर नजर रहेगी बीजेपी के लिए? वैसे तीसरे चरण में राहत की खबर है कि इन 93 सीटों में गुजरात की 25 सीटें हैं। 26 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सूरत की सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। तो 25 सीटों को लेकर बीजेपी को कोई शुभ नहीं है। आमतौर पर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भरूच और भावनगर में क्या करता है, इस पर नजर रहेगी कि वहां वोटिंग परसेंटेज कैसा होता है। इसी तरह पुरुषोत्तम रूपाला की सीट पर जहां राजपूत विरोध कर रहे हैं, अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा गिरा तो उसके फिर कोई चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं। नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में बीजेपी अगर कोई एक आध सीट लूज कर जाए अपनी ही गलतियों की वजह से या जातीय समीकरणों के बदलने की वजह से या उम्मीदवार को नहीं बदलने की वजह से या भीतरघात की वजह से, तो अलग बात है। नहीं तो बीजेपी आश्वस्त महसूस कर सकती है। लेकिन इतना आश्वस्त बीजेपी कर्नाटक की 12 बची हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर नहीं हो सकती, जो सभी की सभी बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। इसकी एक बड़ी वजह कर्नाटक का सीडी कांड है। 1 करोड़ 20 लाख महिला मतदाता हैं इन 14 सीटों पर, और बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको अब महिलाओं के बीच जाने में, बात करने में थोड़ी सी हिचक, थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। तो ये सीडी कांड कितना नुकसान पहुंचाएगा? दूसरा, वहां पर प्रहलाद जोशी से लिंगायत नाराज। तीसरा, ईश्वरप्पा वहां खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल सकते हैं। चौथा, कर्नाटक सरकार की जो 5 गारंटी का असर लिंगायत वोटरों पर कितना पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मोटे तौर पर कहा जा रहा है जैसे देश भर में मोदी की गारंटी काम करती नजर आ रही हैं, वैसे ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वहां की सिद्धारमैया सरकार ने जो गारंटियां पूरी की, उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से ये चरण भी देखना जरूरी होगा। तीसरे चरण में मोटे तौर पर वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। दूसरा, संविधान को लेकर और आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस ने प्रचार किया, जो इंडिया ने प्रचार किया, जिससे बीजेपी को पहले 2 चरण में बैकफुट पर ला दिया था, तीसरे चरण से पहले मोदी जी ने काउंटर अटैक किया। तो उस काउंटर अटैक का कितना असर होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर असर हुआ तो मानकर चलिए मोदी चौथे चरण में अटैक को और तेज भी कर सकते हैं या गोल पोस्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक और बात है, तीसरे चरण से 2 दिन पहले मोदी जी अयोध्या पहुंच के रामलला के दर्शन किए, भव्य रोड शो किया। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अयोध्या में तो 5वें चरण में चुनाव है, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। साफ है कि मोदी जी फिर भगवान राम के शरण में हैं और उनको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को
वापस से लाना जरूरी है या राम मंदिर चर्चा में आए? मोदी प्लस राम प्लस कैमरा प्लस चैनल प्लस भीड़ प्लस अयोध्या, ये चर्चा में आते रहना चाहिए। इसलिए गोधरा कांड भी बीजेपी ने, मोदी ने पहली बार बहुत सालों से 2019-2014 में गोधरा कांड की चर्चा मोदी नहीं करते थे, इस बार गोधरा कांड की भी चर्चा की। तो इन सब की मुद्दों की अग्नि परीक्षा तीसरे चरण में होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला चलते चलते बता दूं उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव है। 8 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार बीजेपी 4 सीटों में तो सेफ बताई जा रही है। ये 4 सीटें आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, हाथरस है और एटा की भी सीट बताई जा रही है। एटा में हालांकि थोड़ा मुकाबला भी है। ये 4 सीटें तो बीजेपी के लिए सेफ बताई जा रही हैं। इसी तरह मैनपुरी, जहां डिम्पल यादव खड़ी हुई हैं, मुलायम सिंह यादव की पुश्तैनी सीट, वो सेफ बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। इसी तरह आंवला की सीट फंसी हुई है। बदायूं की सीट भी बीजेपी के लिए, बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के लिए सेफ बताई जा रही है। बदायूं में आप जानते हैं कि पिछली बार बीजेपी 18,000 वोटों से कुछ जीत गई थी और वहां पर अखिलेश यादव के जो अक्षय यादव है उनके परिवार के, वो चुनाव हार गए थे। इस बार इंटरेस्टिंग मुकाबला फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद में इस बार रामगोपाल यादव के बेटे खड़े हुए हैं, आदित्य यादव, अक्षय यादव, माफ कीजिएगा, अक्षय यादव। और वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि रामगोपाल यादव प्रोफेसर नाम से कुछ लोग चिढ़ते हैं, तो वोट देने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मामला बिल्कुल टफ है, फंस गया है। इसी तरह बदायूं को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मामला भी इस रूप में फंसा हुआ है क्योंकि शिवपाल यादव को कुछ लोग अभी भी माफ करने के मूड में नहीं है, यादव परिवार के ही लोग, कि इनके कारण पिछली बार गड़बड़ी हुई थी। पिछली बार हालांकि वहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, इस बार शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला बड़ा दिलचस्प बताया जा रहा है। एक सीट संभल की है। संभल में जो समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता होते थे, 93 साल में उनका उम्र हो गया, बर्क साहब का देहांत हो गया था, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क अब इस बार चुनाव मैदान में हैं। मुस्लिमान 50 हैं, 18% दलित हैं, कुछ यादव हैं, तो मोटे तौर पर सेफ सीट मानी जा रही है। हालांकि वहां कल्की धाम भी है प्रमोद कृष्णन का, और उन्होंने मोदी जी को वहां बुलाया था। इस बार कल्की धाम क्या बीजेपी के काम आएंगे? प्रमोद कृष्णन तो इसी तरह का दावा कर रहे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बरेली की सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जा रही थी, लेकिन संतोष गंगवार का टिकट कट गया और भीतरघात क्या असर डालेगा? इसी तरह आंवला की सीट पर भी क्या भीतरघात और जातीय समीकरण असर डालेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये यादव बेल्ट जो है, इसमें पहले अखिलेश यादव आंख मूंद कर कि भी मुसलमान को या यादव को टिकट दे दिया करते थे। जो शाक्य हैं, जो कुर्मी हैं, जो लोध हैं, जो इसी तरह ओबीसी के जो कुछ और लोग हैं, उनको, मौर्य हैं, इनको वो टिकट नहीं दिया करते थे। इस बार उन्होंने नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग की है अखिलेश यादव ने, और कुछ जगह मौर्य को, शाक्य को, कुर्मी को, इनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। तो इससे इस नए जातीय समीकरण का, नई सोशल इंजीनियरिंग का कितना फायदा कांग्रेस के साथ आने के बाद अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, ये देखना इस बार बेहद दिलचस्प रहेगा। तो तीसरे चरण में हम कल वोटिंग के बाद फिर आपसे बात करेंगे और जायजा लेने की कोशिश करेंगे। वैसे और जगह देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटें पे चुनाव है, 7 की 7 सीटें बीजेपी निकाल चुकी थी। इस बार भी अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ भी कल निपट जाएगा, कर्नाटक निपट जाएगा, गुजरात निपट जाएगा। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है, सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार भी अच्छी स्थिति में बताया जा रहा है। और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव है। यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट इस पे आते हैं कि बारामती पर क्या होता है। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को निकाल पाते हैं, और या अजीत पवार, उनके जो भतीजे हैं, वो अपनी पत्नी को चुनाव जिताने में कामयाब होते हैं। इस पर सबकी नजरें अटकी हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि विदिशा से
शिवराज सिंह चौहान हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और फिर दिग्विजय सिंह भी मैदान में हैं। तो ये 3 सीटें बड़ी दिलचस्प हैं, इस पर भी नजर रहेगी। वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।